सर में हमारे पास 8 स्टेप्स हैं। 8 स्टेप में जो 4th स्टेप है मैं थोड़ा बता रहा हूँ उसके बारे में। दोनों हाथ से प्रेशर लगाते हुए ऊपर उठना, नाभि जमीन पर ही रहेगी। सांस लेते हुए ऊपर उठे, पूर्ण कुंभक अवस्था, गर्दन जितना पीछे देख सके। 8 सेकंड तक उस अवस्था में रहेंगे। सांस छोड़ते हुए आगे की ओर हाथों को स्ट्रेट करेंगे, कनपट्टी के सहारे जाएंगे, दोनों लेग से जो फासला करेंगे, आंखें बंद करेंगे और रिलैक्स। स्टार्ट करते हैं भुजंगासन फर्स्ट राउंड। 1, सेकेंड राउंड। 1, एल्बोज को चेस्ट के पास ही रखिए, दूर मत रखिए। थर्ड राउंड। 1, फोर्थ राउंड। 1, नाभि जमीन से लगी रहेगी, एल्बोज भी चेस्ट के पास रहेंगे, चेस्ट से जब बहुत ज्यादा दूर नहीं होंगे। आसन या मुद्रा करते समय आंखें खुली रहना, रिलैक्सेशन के टाइम पे आंखें बंद। फिफ्थ राउंड। 1, 6th राउंड। 1, सब लोग एक साथ करेंगे। सेवंथ राउंड। 1,
लास्ट राउंड, 8th राउंड, 1, ये 8 राउंड पूरे हमारे भुजंगासन के। अब हम इसी स्थिति में रहते हुए उष्ट्रासन और शलभासन करेंगे। 1 की बीट पर दोनों पैरों को मिलाते हैं। 2 की बीट पर स्कल चिन के सहारे आ जाता है। पहले उष्ट्रासन कर लेते हैं, शलभासन बाद में करें। पहले उष्ट्रासन कर लेते हैं, पीठ के बल लेट जाते हैं। 1 की बीट पर दोनों पैरों को मिलाएंगे। 2 की बीट पर दोनों हाथ बॉडी के पास। 3 की बीट पर दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे 30 डिग्री, 30 सेकेंड्स, ब्रीदिंग नॉर्मल। सांस छोड़ते हुए पैरों को नीचे लाएंगे 30 सेकेंड्स बाद और रिलैक्स करेंगे। स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 30 डिग्री, सांस लेते हुए पैरों को उठाया 30 सेकेंड्स, ब्रीदिंग नॉर्मल। पैर बेंड नहीं होंगे नीचे से, पैर बिल्कुल स्ट्रेट। थर्टी सेकेंड बाद दोनों पैर को नीचे लाएंगे, हाथ दूर करेंगे बॉडी से, पैर अलग करेंगे, रिलैक्स करेंगे। आसन में मुद्रा करते समय आंखें खुली रहेंगी, रिलैक्सेशन टाइप। सेकेंड राउंड, 1, 30 डिग्री, 30 सेकेंड्स, ब्रीदिंग नॉर्मल। थर्ड राउंड, 1, रिलैक्स करेंगे, आंखें बंद कर लंबा गहरा सांस लेना और छोड़ना। लास्ट राउंड, उष्ट्रासन। 1, दोनों पैर, 2, दोनों हाथ। सांस लेते हुए दोनों पैर एक साथ ऊपर उठाएंगे, बेंड नहीं करेंगे 30 सेकेंड, 30 डिग्री, ब्रीदिंग नॉर्मल। रिलैक्स करेंगे,
ये 4 राउंड पूरे हुए हमारे उष्ट्रासन के। अब हम दोबारा से पेट के बल जाएंगे शलभासन के लिए। कनपट्टी के सहारे रिलैक्स करेंगे, दोनों पैरों में फासला, दोनों हैंड स्ट्रेट। स्टार्ट करते हैं। 1, दोनों पैर मिलाएंगे। 2 पे स्कल हमारा चिन के सहारे। 3 में दोनों हाथ की मुट्ठी बांधेंगे, थाइस के ठीक नीचे रखेंगे। 4, 30 डिग्री पे पैर उठाएंगे 30 सेकंड्स के लिए। ब्रीदिंग नॉर्मल चलती रहेगी। 4, पैर बेंड नहीं होंगे नीचे से, बिल्कुल स्ट्रेट। थर्टी सेकेंड बाद पैरों को नीचे लाएंगे, मुट्ठी बाहर निकालेंगे थाई के नीचे से। कनपट्टी के सहारे दोनों पैरों में फासला रखते हुए आंखें बंद करेंगे और रिलैक्स करेंगे। सेकेंड राउंड शलभासन। 1, सेकेंड लास्ट राउंड, थर्ड राउंड। 1, इस पोजीशन में नाभि से ऊपर का पोर्शन मजबूत होता है। महिलाओं के लिए यह स्पेशल आसन है। पेट की समस्या को दूर करता है, आंतों की प्रॉब्लम को दूर करता है, कब्ज, एसिडिटी, बैक प्रॉब्लम, कफ, डायबिटीज, पेट की मांसपेशियां इससे मजबूत होती हैं। ग्लैंड मजबूत होता है। हाई ब्लड प्रेशर वाले जो पेशेंट हैं इसको अवॉइड करेंगे। लास्ट राउंड, फोर्थ राउंड। 1, दोनों पैर। 2, चिन। 3, दोनों हैंड थाइस के नीचे। 30 डिग्री, 30 सेकेंड, ब्रीदिंग नॉर्मल। पैर बेंड नहीं होंगे, पैर बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे। साथ ही हार्ट के जो पेशेंट हैं इसको अवॉइड करेंगे। यह आसन विशेषकर जिनको बैक प्रॉब्लम होती है लोअर पोर्शन में उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है। उष्ट्रासन, शलभासन एक दूसरे का पूरक होता है। जो भी जिनको भी रीढ़ की हड्डी में गैप है, किसी तरह का कुछ प्रॉब्लम है, ये दोनों आसन रेगुलर करेंगे तो उनका गैप भरता है और बैक समस्या दूर होती है। चार राउंड पूरे हुए हमारे शलभासन के। अब हम पंजों को उठेंगे, पंजों पर बैठेंगे। दीर्घ प्रणाम कीजिए।
दीर्घ प्रणाम। हम पंजों पर बैठे हैं। मन की पीठ पर श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, अपर आर्म से जो है हमारा कान से टच रहेगा। अभी 5 की बीट पर ही अलग अलग होगा। 2 की बीट पर आगे की ओर झुकेंगे, पेट की मसल, थाई मसल, काफ मसल यूज करते हुए नाक माथा जमीन से लगाएंगे, हाथ प्रणाम की अवस्था में रहेंगे। 8 सेकंड शून्य को अवस्था में रहेंगे। 8 सेकंड बाद श्वास लेते हुए ऊपर उठेंगे, पेट की मसल, थाई मसल, काफ मसल्स को यूज करते हुए। तब हाथ दोनों पूरे फैलाते हुए नीचे लेके आएंगे, आंखें बंद करेंगे और रिलैक्स करेंगे। स्टार्ट करते हैं। 1, हाथ प्रणाम की अवस्था, कान से टच। सब लोग एक साथ करेंगे, आगे पीछे नहीं। सेकंड राउंड। 1, हमारे हाथ प्रणाम की मुद्रा में रहेंगे, खुलेंगे नहीं। थर्ड राउंड। 1, जरूर आपने घुटना जोड़ लिया आपस में। समय प्रताप जी, अपने नीज को आपस में जोड़ लीजिए, नीज को आपस में जोड़ लीजिए। हाँ। फोर्थ राउंड। 1, ज्यादा देर पंजों में बैठे प्रॉब्लम है तो रिलैक्सेशन के टाइप पे वज्रासन में बैठ सकते हैं। आसन या मुद्रा करते समय आंखें खुली रहना, रिलैक्सेशन के टाइप पे आंखें बंद। फिफ्थ राउंड। 1, सिक्स्थ राउंड। 1,
पेट के मसल, थाई मसल यूज करेंगे अगर आप, तो हमें हाथ का सहारा लेके उठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 6th राउंड। दीर्घ प्राणायाम हमारे वेन्स एंड नर्व्स को स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक करता है, कॉन्स्टिपेशन को ठीक करता है, गैस की बीमारी दूर होती है, मसल्स और आर्म्स के लिए मजबूती देता है, लेडीज प्रॉब्लम के लिए स्पेशल आसन है। ब्लड प्रेशर, हार्ट के पेशेंट, डायबिटीज के पेशेंट के लिए फायदेमंद होता है, लीवर पेनक्रियास को एक्टिवेट करता है, गोल ब्लडर स्टोमक को यह ठीक करता है। सेकंड लास्ट राउंड। यूरिन संबंधित रोग के लिए भी यह आसन लाभकारी होता है। लास्ट राउंड। 1। विनय कुमार भारती जी, दोनों हाथ को ऊपर प्रणाम की अवस्था में, ऊपर प्रणाम। अब आगे श्वास छोड़ते हुए झुकिए, दोनों हाथ प्रणाम की अवस्था में, नाक माथा जमीन पर। पेट की बढ़ी हुई चर्बी, मोटापा को यह दूर करता है, साथ ही साथ आपका बॉडी लचीला होता है। 8 सेकंड बाद श्वास लेते हुए ऊपर आइए। हाथों को कान से लगा के रखिए, अपर आर्म्स को कान से लगा के रखिए। आप हाथ ढीले छोड़ रहे हैं, ढीला नहीं छोड़ना, बिल्कुल स्ट्रेट। हाँ, अब हाथ को पूरा खोलते हुए नीचे लेके आइए। ये 8 राउंड पूरे हुए हमारे दीर्घ प्रणाम के। अभी हम झूला आसन करते हैं। दोनों पैरों को खोलेंगे, हाथों को बीच में डालेंगे। 1 2 3। दोनों पैरों को जकड़ेंगे अच्छे से। हाथों को सिर के पीछे। बॉडी मसाज की तरफ चलते हैं। रत्नेश जी, बॉडी मसाज। सबसे पहले दोनों हाथों को रब करेंगे, हथेलियों को आंखों पे लगाएंगे। एक बार और। तीसरी बार। अब हम हथेलियों से, उंगलियों से आंखों के पलकों को हल्के से मसाज देंगे चारों तरफ। माथा, हमारे नॉस्ट्रल, चीक, चिन, पूरा फेस अच्छे से मसाज करेंगे। बालों को उंगलियां डाल के बालों की दिशा में अच्छे से घुमाएंगे। हमारे कानों को पकड़ के हम ऊपर नीचे साइड में अच्छे से खींचेंगे।
दोनों हाथों से कनपट्टी पे मसाज करेंगे। कानों के बीच में उंगली डाल के हल्के हाथों से गोल घुमाएंगे। फिर हमारा गर्दन, गला नीचे से ऊपर की तरफ, फिर हम लेफ्ट शोल्डर पे आएंगे, जॉइंट पे इसको 5 बार क्लॉकवाइज घुमाएंगे। आर्म पिक, अपर आर्म, पूरे मसल्स को अच्छे से मसाज देंगे। एल्बो के नीचे हाथ रख के इसको 5 बार क्लॉकवाइज घुमाएंगे। लोअर आर्म, बालों की दिशा में अच्छे से घुमाते हुए रिस्ट को अच्छे से मसाज देंगे। फिर उंगलियों को हम ऐसे गोल घुमाते हुए बाहर की तरफ पुश करेंगे, खींचेंगे इसको। फिर दाहिने हाथ के अंगूठे से एक्यूप्रेशर देते हुए टिप ऑफ द फिंगर तक जाएंगे। 5 उंगलियों को बारी बारी से अच्छे से एक्यूप्रेशर करेंगे। फिर हम राइट शोल्डर पे आएंगे, इसको 5 बार क्लॉकवाइज घुमाएंगे। आर्म पिक, अपर आर्म, एल्बो 5 बार क्लॉकवाइज घुमाएंगे। लोअर आर्म, बालों की दिशा में मसाज देते हुए कलाई अच्छे से इसको मसाज देंगे। फिर दाएं हाथ की उंगलियों को ऐसे गोल घुमाते हुए बाहर की तरफ खींचेंगे। फिर अंगूठे से प्रेशर देते हुए रिस्ट से लेके टिप ऑफ द फिंगर तक अच्छे से उंगलियों को बारी बारी से प्रेशर करेंगे। फिर दोनों हाथों को ऐसे उल्टा करके रब करेंगे। हथेलियों को थोड़ा स्ट्रेच करेंगे। अब हम चेस्ट पे आते हैं। चेस्ट को अच्छे से मसाज देते हुए पीठ, बैक, जहां तक हाथ पहुंचती है वहां तक इसको दबाएंगे। साइड में हमारा पेट अच्छे से मसाज करेंगे। फिर अपने लेफ्ट लेग पे आएंगे। लेफ्ट लेग का जो थाई मसल है इसको अच्छे से दबाते हुए मसाज करेंगे। फिर बाएं हाथ को घुटने के नीचे रख के दाहिने हाथ से क्लॉकवाइज 5 बार मसाज देंगे। फिर हमारे काफ मसल्स अच्छे से दबाएंगे। फिर हमारा एंकल 5 बार गोल मसाज देंगे राउंड शेप में। फिर दोनों हाथों को अंगूठे से पैर के ऊपरी हिस्से को दबाते हुए उंगलियां भी पूरी अच्छे से दबाएंगे। उंगलियों के बीच में जो जगह है उसमें अंगूठे से मसाज देंगे। फिर हमारे हील को ऊपर से नीचे की तरफ अच्छे से दबाएंगे। ये 4 उंगलियों से तलवों को एक्यूप्रेशर करेंगे। अब हमारे राइट लेग पे आते हैं। इसका थाई मसल हिप जॉइंट से दबाते हुए पूरा नीज तक अच्छे से पूरे मसल्स को मसाज देंगे। फिर बाएं हाथ के हथेली को नीचे रख के घुटने को 5 बार क्लॉकवाइज मसाज करेंगे। काफ मसल्स अच्छे से दबाएंगे।
फिर हमारे एंकल राउंड शेप में मसाज देंगे। फिर दोनों हाथों के अंगूठे से पैर के ऊपरी भाग को अच्छे से प्रेशर देंगे, टिप ऑफ द फिंगर्स। फिंगर्स के बीच में जो जगह है उसमें अंगूठे से मसाज करेंगे। दोनों हाथों की उंगलियों से तलमों को प्रेशर करेंगे। इसमें हमारे सारा पॉइंट्स होते हैं जो अच्छे से दब जाते हैं। फिर हील को हम ऊपर से नीचे की तरफ अच्छे से दबाएंगे। जी दादा, हो गया, थैंक यू। थैंक यू दादा। अब हम शवासन के लिए लेटते हैं। पीठ के बल लेटेंगे जैसे सोते हैं। अपने बैक का सारा कपड़ा ठीक करेंगे। दोनों पैरों में कम से कम 1.5 फुट का फासला। दोनों हाथ स्ट्रेट, हथेलियां आसमान की तरफ, बॉडी से थोड़ा सा दूर। अपनी बॉडी को पूरा हिला लीजिए, किसी मसल में कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। अपने मन को पेट पे ले चलते हैं। जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज के टाइम पे हम एब्डोमिनल ब्रीदिंग करते हैं, पेट से ब्रीदिंग करेंगे। आंखें बंद है हमारी। अपने मन को लेफ्ट पैर के अंगूठे पे ले चलते हैं। बाकी चारों उंगलियां, तलवार, एंकल, पूरा फीट रिलैक्स। वेट हमने जमीन को दे दिया। काफ मसल्स को रिलैक्स करते हुए नी पोर्शन पे आए, नी से थाई पोर्शन पे और हिप पोर्शन। पूरा लेफ्ट पैर रिलैक्स, वेट जमीन को दे रखा है। ठीक उसी तरह राइट पैर पे आते हैं। राइट पैर का अंगूठा, बाकी चारों उंगलियां, तलवार, हील, एंकल, पूरा फीट रिलैक्स है हमारा। वेट जमीन को दे रखा है। काफ मसल्स को रिलैक्स करते हुए नीचे पर आते हैं। थाई मसल्स को रिलैक्स करते हुए हिप पोर्शन पर। पूरा पैर हमारा राइट पैर रिलैक्स है, वेट जमीन पे। दोनों पैर हम देख सकते हैं अपने, पूरे रिलैक्स हैं दोनों पैर। वेट जमीन पे दे रखा है। पूरी मसल्स में कोई टेंशन नहीं है। स्टमक में एंटर करते हैं। स्टमक में अलग बहुत सारे ऑर्गन्स हमारे, सबको रिलैक्स करते हुए चेस्ट में आते हैं। चेस्ट में 2 पार्ट, लंग्स के बीच में हार्ट, हार्ट से कनेक्टेड बहुत ही छोटी छोटी पतली पतली धमनी। शोल्डर्स पर आते हैं, सबको रिलैक्स करते हुए। लेफ्ट आर्म हमारा, उंगलियां, अंगूठा, पाम, रिस्ट, पूरा रिलैक्स। फोर आर्म, एल्बो, अपर आर्म, शोल्डर ज्वाइंट, पूरा लेफ्ट आर्म रिलैक्स। राइट आर्म पे आते हैं। राइट आर्म के फिंगर्स, थंब, पाम,
रिस्ट रिलैक्स, वेट जमीन को, फोरआर्म, एल्बो, अपर आर्म एंड शोल्डर जॉइंट। दोनों हाथ पूरे रिलैक्स है हमारे, वेट हमने जमीन को ले लिया। हम नीचे का बॉडी देख सकते हैं, पूरा रिलैक्स है। गर्दन पे आते हैं, गले में फुल कॉर्ड, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, जॉस, मुंह थोड़ा सा खोल लेंगे, लिप्स को अलग कर लेंगे, टंग, फेस की सारी मसल, आईज, ब्रेन में एंटर करते हैं। ब्रेन के भी 3 पार्ट, लेफ्ट राइट और एक जो जमीन से लगा हुआ। त्रिकुटी में आते हैं, प्रज्ञा चक्र पर, यहाँ पे दोनों आईब्रोज हमारे दिख रही है। मन को वहां रखते हैं कुछ देर के लिए और रिलैक्स करते हैं। पैरों की उंगलियों को हल्का से हिलाते हैं, सिर्फ हमें पता लगे कि हिलनी है। हाथों की उंगलियों को भी ऐसे हल्का सा हिलाएंगे, तो हमें पता लगे। स्पीड बढ़ाते हैं थोड़ा सा, हाथों पैरों को हिलाते हैं, गर्दन को लेफ्ट राइट हिलाते हैं। लेफ्ट पोर्शन पे होकर लेटेंगे, सर के नीचे हाथ रखेंगे, लेफ्ट दोनों पैरों को मोड़ेंगे थोड़ा सा, उठ के बैठते हैं, आंखें नहीं खोलेंगे। दोनों पाम्स को अच्छे से गर्म करेंगे, आइस के ऊपर लगाएंगे। सेकेंड टाइम, लास्ट टाइम, थर्ड टाइम। आंखों को मसाज देते हैं हल्के हाथ से, आइस खोलेंगे। सबको धन्यवाद। आज संडे है, दीदी की स्पेशल क्लास। मेरा वीडियो ऑन नहीं हो रहा। सभी को नमस्कार। आज हम लोग का क्लास है बधिरता पर, यानी कि बहरापन। Recording in आज की progress. यह जो भाग दौड़ की जिंदगी है और जो टेक्नोलॉजी आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे मैं भी बैठी हूँ, हेडफोन लेकर के बैठी हूँ, ईयरफोन ली हुई हूँ। हेडफोन से हम लोग ज्यादा तेज आवाज में गाना सुनते हैं, सड़कों पर हॉर्न की आवाजें, ये सब कारण है इस बधिरता के। हमारी श्रवण शक्ति का क्षीण होना कारण होता है, और भी कुछ कारण होते हैं जिसके कारण हमारी श्रवण शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लगती है। वह कारण क्या है उसको जानना जरूरी है। जनजात कोई बहरा नहीं होता, उस बहरे जनजात के बहरे होने के पीछे भी रीजन होता है। गर्भावस्था में माँ का असंतुलित भोजन किया हुआ,
जिसके कारण शरीर कमजोर हो जाता है और श्रवण शक्ति जो रहती है बच्चों की वो गर्भ में ही खत्म होने लगती है। तो ये असंतुलित भोजन एक रीजन होता है। दूसरा, विष युक्त जो दवाइयाँ होती है, उस दवाइयों का लगातार सेवन करना भी बधिरता का कारण होता है। साथ ही साथ ज़्यादा हमारे धातु में कफ का आ जाना बधिरता का कारण होता है। जब हमारे धातु में कफ ज़्यादा बढ़ जाता है अत्यधिक मात्रा में, तब भी हम धीरे-धीरे कम हमारी श्रवण शक्ति कम होने लगती है, हमें कम सुनाई देता है। साथ ही साथ अधिक शुक्र का क्षय होना बधिरता का कारण होता है। कोई-कोई व्यक्ति नाक जब साफ करते हैं तो बहुत जोर से उसे नाक की सफाई करते हैं, तो जोर से नाक का छिड़कना भी बधिरता का कारण होता है। कान में किसी भी कारणवश पीप का आ जाना और उस ज़्यादा लंबे समय तक कान में रह जाना पीप का, यह भी बधिरता का कारण होता है। तो ये सारे कारण जो होते हैं, जिसके कारण धीरे-धीरे हमारा कान डैमेज होने लगता है और हमें सीटी की आवाज़ सुनाई देती है। कभी सीटी की आवाज़, कभी भौं-भौं की आवाज़, कभी लगातार घंटी की टिन 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 आवाज़ सुनाई देती है, गुन आवाज़ आती है। ये जो आवाज़ें जो शुरू में आनी शुरू होती है, तब समझना चाहिए कि हमारा कान का जो पर्दा है, वो धीरे-धीरे कमज़ोर हो रहा है, हमारी श्रवण शक्ति कमज़ोर हो रही है। तुरंत कान के डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ट्रीटमेंट में जाना चाहिए। कुछ चीज़ें हैं कि हमारे कान कमज़ोर ना हो, हमेशा मज़बूत रहे। क्योंकि जैसे हम लोग आजकल हेडफ़ोन का यूज़ कर रहे हैं, ईयरफ़ोन का यूज़ कर रहे हैं, हमारे बच्चे लगातार मोबाइल में पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये सारा जो प्रेशर हमारे आँख और कान पे ही जा रहा है। तो इन प्रेशर को ठीक करने के लिए कि उसपे कान के पर्दों पर कोई इफ़ेक्ट ना हो, तो इसके लिए एक अच्छी-सी दवा है, घरेलू उपचार है। उसे करने से हमारा कान डैमेज नहीं होगा, बच जाएगा। तो वो क्या दवाई है? शुद्ध सरसों का तेल। 1 कटोरी सरसों का तेल लिए, उसमें 1 चम्मच मेथी दाना डाल कर के उसे खौलाते हैं। खौला करके जब मेथी काली हो जाती है, पक जाती है, तो उसको छान करके अलग करके, ठंडा करके एक आई ड्रॉप वाली जो शीशी होती है, उसमें भर कर के इस तेल को रखते हैं। रात को सोते समय कान में 2-2 बूंद इसे डालने से कान जो धीरे-धीरे डैमेज हो रहा है, उसके पर्दे पर इफ़ेक्ट आ रहा है, वो प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपके कान मजबूत रहेंगे। तो इसे डेली करते रहना है, इससे कोई नुकसान नहीं होता है, बल्कि इससे आपके कान की सफाई भी होती है और साथ ही साथ आपके पर्दे मजबूत होते हैं। दूसरा होता है क्योंकि कान का जो ट्रीटमेंट होता है, वो कान की बीमारी के अकॉर्डिंग अलग-अलग किया जाता है। तो मान लीजिए किसी को कान में हमेशा पीप आ रहा है, पीप जब आता है तो इसके लिए अलग एक दवा होती है। पीप आ रहा है या फिर उसमें क्या होता है कि कान में सूजन आता है, कर्णशूल जिसको बोला जाता है, वो अगर हो जाता है तो एक बहुत ही अच्छी दवाई है, चिकित्सा में भी बताई गई है। वह दवा क्या है? सफ़ेद अकवन का पत्ता। सफ़ेद अकवन का पत्ता होता है जिसको आँख बोला जाता है, मदार भी कहा जाता है। उस पत्ते को अच्छे से उसमें घी लगा के, घर का जो गाय का घी होता है उसको लगाते हैं, उसको अच्छे से सेंकते हैं। सेंक करके फिर उसको हाथ से रगड़ करके उसका रस निकालते हैं। गुनगुना ही, ठंडा नहीं होने देना है, गुनगुना ही 2 बूंद रस दोनों कान में डालने से जिसके कान में पीप आ रही है और कर्णशूल हुआ है, वो धीरे-धीरे ठीक होने लगता है। बहुत ही अच्छा इससे लाभ होता है। कभी-कभी क्या होता है कि हमारे बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, आपस में लड़ाई कर लिए या मारपीट कर लेते हैं, तो कान में किसी तरह का चोट लगता है, तो कान में हमेशा बच्चों को दर्द होता है। ठंडा लग रहा है, ठंडी हवा लग गई या स्कूल से कोई मारपीट करके आ गया, तो उसके कान में जो दर्द होता है, उस दर्द के लिए बहुत ही अच्छी दवा होती है। अगर घर में आपके गाय है, तो बाछी का जो मूत्र होता है, ताज़ा मूत्र, 2 बूंद डालते ही तुरंत जादू की तरह इसका असर होता है। डाले 2 बूंद और तुरंत उसके बाद में थोड़ी देर के बाद वो दर्द गायब हो जाता है।
साथ ही साथ ये गाय का मूत्र जो होता है, ये जो सू सू की आवाज आती है, सन की आवाज जो हमारे कानों में आती है, वो भी इससे धीरे धीरे खत्म होने लगता है। साथ ही साथ हमारे कान का जो पर्दा धीरे धीरे डैमेज हो रहा था, श्रवण शक्ति क्षीण हो रही थी, वो भी इस गौमूत्र के इलाज से धीरे धीरे ठीक होने लगता है। कान की ये सारी समस्या इससे ठीक हो रही है। साथ में जैसे किसी के यहाँ गाय नहीं है, मूत्र उपलब्ध नहीं है, तब क्या करेंगे? हमारे प्राय घरों में तुलसी होता है, तुलसी होता है, सेहू होता है। सेहू एक प्लांट होता है, आप लोग गूगल पे सर्च करेंगे तो सेहू का प्लांट आपको नाम नहीं पता होगा, लेकिन प्राय लोग अपने घर में शो प्लांट के रूप में इसको लगाते हैं। उसमें जो पत्ता होता है, तुलसी का पत्ता या सेहूर का पत्ता, जो भी आपके पास उपलब्ध है, उस पत्ते को अच्छे से साफ करके हाथ से मसल करके उसका रस निकाल देना है और चम्मच में लेकर के उसको हल्का गुनगुना करके कान में डालने से कान का दर्द तुरंत ठीक होता है। सेहूर का 2 बूंद रस या तुलसी का 2 बूंद रस कान में डालने से कान का दर्द तुरंत ठीक होता है। ये हमारा हुआ कि कान का जो ट्रीटमेंट हो रहा है उसके लिए दवाई मैं बता रही हूँ। अभी मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जनजाति, जैसा कि मैं बताई कि असंतुलित भोजन लेने के कारण भी कान कभी-कभी हमारे कमजोर हो जाते हैं। श्रवण शक्ति कमजोर होती है, जिसका असर हमारे गर्भ में पलते हुए बच्चे पर होता है। तो इस कमजोरी को, इस बीमारी को दूर करने के लिए, जन्मजात जो बधिरता है उसको दूर करने के लिए, क्योंकि उस बधिरता में क्या है, हमारी नस सूख जाती है। अब नस को सुखाने के लिए ट्रीटमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन योग ऐसा माध्यम है जिसके कारण हम अपनी नसों को खोल सकते हैं। तो वह कौन सा योगा है कि जिसे हम करेंगे तो हमारी नस खुलती है? आप लोग शशांक आसन करते हैं, डेली हम लोग के क्लास में भी शशांक आसन किया जाता है। शशांक आसन से क्या होता है, हमारा ब्रह्म तालु जो हम आगे की ओर झुकाते हैं, तो ब्रह्म तालु के प्रेशर के कारण हमारी पूरी नसें, गला से ऊपर की सारी जो नसें जो ब्लॉक है वो धीरे धीरे खुलने लगती है, जिसके कारण माइग्रेन भी ठीक होता है, जिसके कारण आंख की समस्या में भी आराम मिलता है। इसी के कारण हमारा मेमोरी पावर स्ट्रांग होता है। और कान के लिए ये बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि इसका नाम ही आप जान रहे हैं, शशांक आसन, यानी कि खरगोश। खरगोश को बहुत तेज सुनाई देता है। ये जो आसन हम करते हैं, रेगुलर करते हैं, दोनों वक्त करते हैं। जैसे सुबह में फ्रेश होने के बाद जो हम रेगुलर आसन करें, उसमें शशांक आसन अपने दैनिक दिनचर्या में डालेंगे। और शाम को भी खाना खाने के 4 घंटा के बाद, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में भी शाम के समय में हम जब इस आसन को करते हैं, तो इससे धीरे धीरे हमारा कान का जो ब्लॉकेज है, जो नली सूख चुकी है, नसें, वो धीरे धीरे खुलने लगती है। शशांक आसन बेस्ट होता है। एक्यूप्रेशर इस पेशेंट को करना है जो बधिर, जन्म से ही बधिरता के शिकार है। हमारे हाथ में ये जो 2 उंगलियां हैं, इस उंगली के बीच का ये जो पॉइंट होता है, ये हमारे कान का पॉइंट होता है। इस पॉइंट पर हम जब दबाव डालते हैं, अंगूठे से दबाव डालने से अच्छे से प्रेशर पड़ता है। 20 सेकेंड दबाव डालेंगे, 10 सेकेंड छोड़ेंगे, 20 सेकेंड दबाव डालेंगे, 10 सेकेंड छोड़ेंगे, फिर 20 सेकेंड दबाव डालेंगे। ये 3 बार करना है और 3 टाइम करना है। सुबह में खाली पेट किए, फिर दोपहर में खाने के आधा घंटा पहले किए, फिर रात्रि को खाना खाने के आधा घंटा पहले किए। यानी कि एक्यूप्रेशर की क्रिया करने के बाद आधा घंटा तक, जैसे हम लोग आसन करने के आधा घंटा तक हम लोग पानी नहीं पीते हैं, भोजन नहीं करते हैं, वैसे ही एक्यूप्रेशर की क्रिया के बाद आधा घंटा तक खाना नहीं खाना है, पानी नहीं पीना है। ये तो हुआ एक्यूप्रेशर की क्रिया। साथ ही साथ होती है एक इंद्र मुद्रा, होती है हस्त मुद्रा जिसे बोला जाता है, वो इसमें बहुत ही ज्यादा लाभकारी होता है। जैसे हम सोते हैं, लेटने के समय या चेयर पे बैठे हैं सीधा, तो सीधा जब बैठते हैं तो हाथ को एकदम तान लेना है, ये मुड़ना नहीं चाहिए, ये पूरा एकदम सीधा रहे, कि ताकि आप जो मुद्रा कर रहे हैं उस मुद्रा से नसों का प्रभाव आपके पूरे शरीर में तनाव हो, और जो एक्यूरेट पॉइंट के लिए हम उस मुद्रा को कर रहे हैं उसमें हमें लाभ मिले। तो इंद्र मुद्रा बहुत ही लाभकारी होता है। इंद्र मुद्रा में हम अपने जल तत्व को
अपने अंगूठे से सटाते हैं। ये हमारा उंगली जो है, छोटी उंगली जो है, ये हमारा जल तत्व हो गया। इस मुद्रा, इसको हम क्या करते हैं, अपने अग्नि तत्व से सटाते हैं इस तरह। शुरू में आपकी उंगलियां ऐसे रहेगी, आगे पीछे रहेगी, उसको धीरे से आपको तानना है, सटाना है। अगर किसी का नहीं हो रहा तो आप ऐसे बैंड कर लीजिए, किसी धागे से या किसी रबर से उसको लपेट लीजिए, ताकि इसके नसें जो है तनी रहे। इस मुद्रा में रख करके ये जो ऊपर का पॉइंट होता है, उस पॉइंट को अंगूठे के पॉइंट से सटाते हैं, और इस तरह करके हम अपने हाथ को तान करके रखते हैं। बैठ कर भी कर सकते हैं या शव आसन में भी इस मुद्रा को करेंगे। तो ये जो इंद्र मुद्रा है, ये कान के लिए बेस्ट होता है। सिर्फ कान के लिए ही नहीं होता है, ये हमारे गले का कुछ भी समस्या है कान में, उस समस्या को यह मुद्रा ठीक करता है। तो ये हमारा फुल ऑफ ट्रीटमेंट यौगिक चिकित्सा हुआ कान के लिए। कान की जो भी समस्या है, उस समस्या के लिए ये हमारा ट्रीटमेंट था। किसी को इस संबंध में कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। दीदी, कान में खुजली होती रहती है हर समय, इसके लिए क्या? हाँ, ये मेथी और सरसों का जो मैं बताई हूँ ना, तेल बनाना जी, वो कान में गंदगी रहती है जिसके कारण वो खुजलाहट होती है। तो वो ये जो तेल हम डाल रहे हैं, उससे वो फूल करके धीरे धीरे साफ हो जाता है, ऊपर आता है, उसको धीरे से साफ करके निकाल लीजिए। या फिर ये जो गौमूत्र आपके पास उपलब्ध है, तो वो कान के मैल को अपने आप ऊपर निकाल देता है। ऊपर से धीरे से कान की सफाई करते रहिए। कान की सफाई जिन बच्चों के शुरुआत में नहीं होती है, उन्हीं को कान का प्रॉब्लम होता है। हर माता को हर 7 दिन में बच्चों का कान साफ करना जरूरी है, कान साफ करना चाहिए। जिन बच्चों का कान हर 7 दिन में किया जाता है सफाई, उसके कान में प्रॉब्लम नहीं आती है। तो हम लोग को सफाई करने का भी नहीं होता है। हम लोग क्या करते, कुछ भी चीज को कान में घुसा देते हैं। कान में पूरा भीतर तक नहीं घुसाना है, क्योंकि बहुत दूर नहीं है, नजदीक ही हमारे कान के जो पर्दे हैं वो पास में ही रहते हैं। तो हम कुछ ऐसा चीज डालें कि वो कान का मैल जो है ऊपर अपने आप आ जाए और धीरे से उसको निकाल दे। जब भी हम नहाते हैं, नहाते समय हमेशा जब हम पूरे बॉडी में साबुन लगाए हैं, तो कान में भी अच्छे से साबुन लगा करके कान को झुका करके कान को धोना चाहिए पानी से। और नहाने के बाद में जब देह पोंछते हैं, तो जो कपड़ा आप खोले हुए मुलायम गंजी का कपड़ा जो रहता है, सॉफ्ट रहता है, उससे आप अपने कान की सफाई कीजिए, नाक की सफाई कीजिए। जो पुराना जो कपड़ा आप खोलते हैं, उसी से उसको साफ करके तुरंत निकलिए। इससे हमारे कान में मैल जमेंगे ही नहीं, क्योंकि रोज का हम सफाई कर रहे हैं हाथ के हाथ, तो वो भीतर की ओर जाएगा नहीं। तो नहाते समय कान की सफाई, नाक की सफाई, हर एक पार्ट की सफाई करनी चाहिए। हमारे कई लोग नाभि में भी गंदगी रह जाती है, नाभि की सफाई नहीं करते हैं, जबकि वो हमारे बॉडी का पूरा सेंटर होता है। उसको भी हमेशा नहाते समय अच्छे से साफ करना चाहिए। तो कुछ पार्ट जो हम लोग अनदेखा करते हैं, उसकी सफाई रेगुलर करेंगे तो वहां पे गंदगी बैठेगी नहीं। दीदी नमस्कार। नमस्कार दीदी। दीदी, सर्दी के वजह से जब बधिरता आती है, उसके लिए क्या करना है? हाँ, वही मैं बताई ना अभी कि नाक जो ज्यादा कस के छिड़कते हैं, जिसके कारण नसें, जो नाक की नस, कान की नस, आंख की नस, मुंह की नस, ये सारी नसें तो एक दूसरे से मिली हुई है। आप देखेंगे कि आंख में दवा डालते हैं तो मुंह में आता है, नाक में भी कुछ डालते हैं तो मुंह में आता है, कान में भी कुछ डालते हैं तो मुंह में फील होता है। तो ये जो आ रहा है, यानी कि सारी नसें एक साथ जुड़ी हुई है। तो नाक को जब हम कस के, नाक की नस को कस के दाब रहे हैं, तो उसका असर कान पर जाता है, जिसके कारण कान की नस जो होती है फूल जाती है, उसमें सूजन आ जाता है, जिसके कारण कान में दर्द होने लगता है। इसलिए जब नाक को साफ करते हैं तो जोर से नहीं साफ करना है, धीरे से सफाई करनी है। तो कर्णशूल के लिए जो मैं बताई हूँ आप लोगों को, अकवन का पत्ता वाला, वो बहुत ही ज्यादा लाभकारी होता है।
ये दीदी कान में खुश्की होती है कई बार, जो है ना, मैल उतना नहीं होता लेकिन खुश्की सी हो जाती है, तो नाक में गाय का घी भी डालने से ठीक रहता है क्या? थोड़ा सा 1-2 हाँ रात हाँ, नाक का मैं तो बताई थी ना, इसके पहले बार आप लोग को बताई हुई हूँ कि नाक में जब हम घर का गाय का घी 2 बूंद डालते हैं तो गले से ऊपर की जितने भी नसें होती है वो खुलती है। वो आपके मस्तिष्क की नसें दबी हुई है, यहाँ पर किसी तरह का कुछ प्रॉब्लम है, या आंख में कुछ प्रॉब्लम है, नाक में कुछ प्रॉब्लम है, कहीं भी गला से ऊपर का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो नाक में घी डालना बेस्ट होता है। उससे वो सारी नसें खुल जाती है। माइग्रेन वाले पेशेंट के लिए भी ये बहुत ही लाभकारी हो जाता है। व्यंजना दीदी नमस्कार। नमस्कार। हाँ, यूं ये पूछ रही हूँ कि जैसे बहुत बार क्या सर्दी में कफ वगैरह बनता है बॉडी में, तो कफ जब बनता है तो वो कान में भी मेरा जमा हो जाता है कभी कभी, तो उससे लगता है कि कान थोड़ा सा बंद हो गया, कम सुनाई दे रहा है। फिर जब वो कफ निकल जाता है तो फिर थोड़ा सा ठीक लगता है। तो कान में कफ कैसे जमा होता है? नहीं, मैं बताई ना, मैं रीजन में जो आप लोग को बताई, शुरू में ही बताई, हमारे बॉडी में जो धातु होते हैं, यानी हमारे शरीर के जो सप्त धातु होते हैं, उस धातु में कफ का बढ़ जाना। हम जो भोजन करते हैं उस भोजन से हमारे सप्त धातु बनते हैं। ये वीडियो आप लोग को AM योगा फॉर लिबरेशन वाले यूट्यूब चैनल पर मैं जो डाली हूँ उसमें मिल जाएगा। हमारे सप्त धातु जो हमारे शरीर के हैं, जिस भोजन के कारण जो बनते हैं, माद, मेद, मज्जा, ये जो हमारे शरीर में जो बने हुए हैं, उसमें कफ का बढ़ जाना, उसके कारण ही हमारा कान धीरे धीरे डैमेज होने लगता है, कमजोर होने लगता है। तो ये जो कफ की शिकायत जिनको रहती है, कफ सब बॉडी में हमारे वात, कफ, पित्त तीनों के सामंजस्य से बॉडी तैयार रहती है। उसी का किस अनबैलेंस्ड हो जाना, वात बढ़ गया, शरीर में कफ का बढ़ जाना, पित्त का बढ़ जाना, जिसके कारण रोग होता है। मात्रा सब में रहती है बॉडी में, लेकिन अनबैलेंस्ड हो जाने के कारण, बढ़ जाने के कारण रोग आता है। तो ये जो हमारे शरीर में कफ का बढ़ावा स्थिति जो होती है, उसके कारण हमारा कान पे भी उसका प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण हमें कान में दर्द होता है। तो ये कफ जिनको आता है उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है, बीच बीच में आप फिटकरी का जो पानी 10 सेकेंड वाला जो बताया गया है उसको यूज करते रहिए। साथ ही साथ आप लोग को मैं बताई हूँ तुलसी का पत्ता और गोल मिर्च का सेवन करना। कफ प्रकृति के जो व्यक्ति होते हैं, अगर इसको रेगुलर यूज करते हैं, खाते हैं, तो उनका ये कफ का प्रॉब्लम सडनली खत्म हो जाएगा, कभी भी उनको कफ बनेगा ही नहीं। जैसे ये तुलसी और काली मिर्च आप बता रहे हो, तो दिन में कितनी बार इसका सेवन करना चाहिए? 4 गोल मिर्च और 8 तुलसी का पत्ता सुबह में खा लेंगे और शाम को खाएंगे। इससे नुकसान कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि गोल मिर्च हमारे दांत के लिए मजबूत होता है, हमारे लार को ही मजबूत करता है। तुलसी के लिए मन में लोगों की भ्रांति है कि वो हमारे दांत को डैमेज करता है, इसलिए पंडितों ने कहा कि उसको मुंह में रख करके घोट जाना है, उसको दांत से चबाना नहीं है। लेकिन जब आप आयुर्वेद में तुलसी को पढ़ेंगे, उसको पूरा अच्छे से उसका पढ़ाई करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि दांत के कई रोग इससे दूर होते हैं। तो तुलसी को चबा करके, खा करके पानी पीना दांत के लिए मजबूत होता है। साथ ही साथ हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये बढ़ाता है। हमारे शरीर के तीनों जो धातु होते हैं उनको बैलेंस में लाने की क्रिया करता है तुलसी, क्योंकि तुलसी प्राकृतिक एंटीबायोटिक का काम करता है। तो इसलिए इस दोनों चीज को मिलाकर हम खाते हैं तो हमें अच्छा लाभ होता है। थैंक यू दीदी, थैंक यू। दीदी जी, कान में कुछ मच्छर गया, मच्छर वो कुछ गया तो क्या? हाँ, कान में जब मच्छर, मैं अपना एक अनुभव बताती हूँ। मेरे कान में कीड़ा चला गया था, क्योंकि जो ये अभी दुर्गा पूजा आ रही है तो उसी समय से शुरू हो जाता है कीड़ा का चलना। तो मेरे कान में रात को कीड़ा चला गया, जिसके कारण भीतर पता चल रहा था कि गुनगुन गुनगुन कीड़ा की आवाज आ रही थी। तो मेरे पापा डॉक्टर है, मैं पापा से बोली कि पापा मेरे कान में कीड़ा चला गया है। तो पापा बोले कि उसको टॉर्च दिखाओ।
तो वो धीरे धीरे टॉर्च के पास, वो लाइट के पास आएगा, बाहर निकल जाएगा। अगर उससे नहीं आता है तो पानी को गुनगुना करके कान में डाल दो, वो पानी भरेगा और कीड़ा बाहर आएगा। तुम उसको ऐसे करते ना सीखो, फिर वो पूरा कीड़ा बाहर निकल जाएगा। तो ये तरीका बहुत अच्छा होता है। मेरा उसी से आ गया, मेरा तो टॉर्च में जलाई तो उससे बाहर आ गया था। दीदी अंजना दीदी, जी आप जैसे बोले थे ना कि शाम तुलसी लेनी होती है खाने में, हाँ, नहीं पर मेरे इसका शाम में राम तुलसी है, मतलब ग्रीन वाली और नहीं, ब्लैक तुलसी, हाँ तुलसी का मैं बताई थी कि जो हरी तुलसी होती है उसमें कम पावर होता है, एंटीबायोटिक गुण जो होता है कम होता है, और काली तुलसी में ज्यादा पावर होता है। तो जैसे हम लोग बच्चों के लिए कम पावर की दवा देते हैं, बड़ों के लिए ज्यादा पावर की दवा देते हैं, वैसे तुलसी में, हरी जो तुलसी होती है उसमें वो 12 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उसको देना है, और जो काली तुलसी है 12 साल से बड़े। पास काली तुलसी नहीं है, हरी तुलसी है, तो वैसी अवस्था में तुलसी की संख्या जो है उसको बढ़ा देंगे। जैसे हमारा लो पावर का दवा जो रहता है तो उसको बढ़ा दिया जाता है कि अब इसको 2 गोली खाइए, यानी कि आपको डोज उतना आपके शरीर में चला गया, तो उसका मात्रा बढ़ा देंगे, डबल कर देंगे, तो आपका पावर आपके अकॉर्डिंग आ जाएगा। और पत्ती भी बड़ी बड़ी अच्छी। हाँ, पत्ता तो सबका, तुलसी का जो साइज होता है वो तो साइज एक ही तरह होता है। नॉर्मल साइज हरी होता है ना, तुलसी, हाँ बड़ी बड़ी हरी तुलसी का जो साइज होता है ना वो बड़ा ही होता है, और काली तुलसी जो होती है उसकी साइज छोटी होती है, क्योंकि वो छोटे में ही अपना सारा गुण समाहित करके बैठा रहता है। ये तो बड़ी वाली तुलसी फिर कितनी लेनी, हरी वाली? वो मात्रा बढ़ा देना, वो बड़ा दिख रहा है लेकिन उसमें पावर कम होता है, तो फिर वो 8 ले इसलिए लेने। हाँ नहीं, 8 तो हम नॉर्मल ले रहे हैं काली तुलसी, जो 16 लेनी पड़ेगी, 16 लेनी पड़ेगी। और कान में जैसे मेरे छेद भी है, उसकी वजह से कम सुनता है मेरे कान में, लेफ्ट ईयर में। अच्छा, पर्दा में? हाँ, पर्दा पे। हाँ, उसके वजह से थोड़ा कम 65% ही है मेरा हियरिंग पावर। अच्छा, और वो काफी समय से स्थिर है। आप है ना शशांक आसन, ये जो एक्यूप्रेशर मुद्रा में बताई हूँ उसको रेगुलर कीजिए, और गौमूत्र रेगुलर डालिए, आपको फर्क पता चलेगा। अच्छा, बहुत अच्छा लाभ मिलता है इससे। अच्छा दीदी, फिटकरी का पानी का कैसा यूज करें? फिटकरी का पानी, जैसे 1 गिलास पानी लिए, उस पानी में चॉकलेट के साइज का ये फिटकरी, सफेद फिटकरी जो होता है, अच्छे से धो करके उसमें डुबाए, 10 सेकेंड डुबा करके फिर उस फिटकरी को निकाल देंगे और उस पानी का सेवन करेंगे। पानी को भी पी लेंगे, साथ में थोड़ा सा जो लास्ट में बचता है उसको हथेली में रख करके नाक में से डुबा करके उसको खींच पी लेंगे। इससे क्या होगा, जो कफ हमारे जमा हुआ है नाक में भी, गला में, जहां भी, वो कफ निकल जाएगा और धीरे धीरे वो आपकी नसें धीरे धीरे खुल जाएगी। धन्यवाद दीदी। हेलो हेलो। हाँ बोलिए दीदी। नमस्कार दीदी। जी नमस्कार दीदी। हाँ, मैं पूछ रही थी, बेटी के नाक में, जैसे आईब्रो के नीचे नाक में उसको हड्डी बड़ी हुई है, और उसका उसने काफी इलाज कराया, होम्योपैथिक इलाज, लेकिन ठीक नहीं हो पा रही है, और उसको सांस लेने में तकलीफ होती है, जाम हो जाता है, तो फिर ऑट्रीविन डालनी पड़ती है उसे, और मतलब 4-5 टाइम्स साइनस का प्रॉब्लम है उसे, साइनस का प्रॉब्लम है। उसको कैसे ठीक करना है? बहुत परेशान। वो साइनस, उनको साइनस का प्रॉब्लम है। अच्छा, उनको साइनस का प्रॉब्लम है, क्योंकि जब साइनस जब होता है ना तो नाक के भीतर की हड्डी बढ़ जाती है, और डॉक्टर तो इसके लिए ऑपरेशन बोलते हैं, ऑपरेट करके उस हड्डी को निकाल देते हैं।
लेकिन आप अगर ऑपरेशन नहीं करवाना चाहते हैं तो इसके लिए जो नाक में घी जो डालने के लिए बताई हूँ, घर का गाय का घी, घर का अगर जो गाय का घी होता है वो नाक में 2 बूंद डालना है और 3 टाइम डालना है। आपको सुनाई दे रहा है दीदी? जी 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 सुनाई पड़ रही जी। हाँ, नाक में 3 टाइम गाय का घी डालना है, दोनों नाक के छेद में डाल दीजिए। साथ में साथ नासापान का जो प्रोसेस होता है ये साइनस के पेशेंट के लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी होता है। तो ये दोनों चीज आप रेगुलर करते हैं तो आपको अच्छा लगेगा। अच्छा, नासापान थोड़ा सा बताएंगे कैसे? नासापान आप कल के क्लास में आइएगा। पंकज दादा है क्लास में? हाँ नमस्कार। पंकज दादा कल है ना नासापान सिखा देंगे क्लास में। आप क्लास में उसको देख लीजिएगा। कल की क्लास में नासापान सिखा दिया जाएगा। नासापान के लिए तैयारी करनी पड़ती है, नेति रखना पड़ेगा, पानी गुनगुना करना पड़ेगा। ओके। हाँ, ये रोज क्लास हो रहा है हम लोग का, 6 बजे से रेगुलर क्लास रहता है हम लोग का। हाँ टोटल, हाँ, और सिर्फ संडे को स्पेशल किसी भी विषय पर एक क्लास होता है। जैसे आज भी सुबह पहले योगा क्लास हुआ, उसके बाद तो रोज क्लास होता है। ट्रीटमेंट एक दिन सप्ताह में बताया जाता है। जी जी। हम लोग का लिंक जो है ये रेगुलर क्लास का एक ही लिंक है। इसी लिंक से आप रोज क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको अच्छा फायदा करेगा दीदी, नासापान और सिर्फ वो घी डालना बहुत ही अच्छा रिलेगा। बीच बीच में है ना भाप लेने के लिए, बीच बीच में भाप लेते रहना है। घी को हल्का गरम में ही डालेंगे या कैसे डालने का मतलब? नहीं, ये जो घी हम डालते हैं वो बस उसको पिघला लेना। जैसे घी जमा होता है ना, घी जमा हुआ उसको थोड़ा सा गरम किसी बर्तन के ऊपर भी रख देते हैं तो पिघल जाता है। बस पिघल गया, नाक में डाल दिए। ठीक है, ठीक है। मैं अभी कुछ सप्ताह तक मैं सोच रही हूँ कि हर एक पार्ट को, जैसे आंख पर एक दिन क्लास ले ली, एक दिन दांत पर क्लास ले लूंगी, एक दिन कान पर, क्योंकि हमारे सारे पार्ट जो है बहुत ही बहुमूल्य हैं। तो एक एक दिन एक एक अंग पर क्लास दे करके मैं आप लोग को इसको कैसे हम लोग अपने हर पार्ट को कैसे मजबूत करें, टोटल पार्ट, पूरे बॉडी पार्ट का मैं क्लास हर सप्ताह एक एक दिन दे दूंगी, ताकि आप लोग अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पूरा उपाय करें। अपने बच्चों को का जो अंग डैमेज हो रहा है उसको बचा ले। हम लोगों का तो उम्र बीत चुका, हम लोग को मेहनत करना होगा, लेकिन बच्चे हैं जो, उनको अगर हम लोग अभी से ही उनके हर पार्ट को मजबूत रखने की कोशिश करेंगे तो हमारे बच्चों का भविष्य सुंदर हो जाएगा, वो डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। दीदी एक पूछना है। दीदी जी बोलिए दादा। मन अस्थिर होता है, मन चंचल होता है, उसके लिए कुछ इलाज है? मन चंचल ज्यादा रहता है तो ये जो हम लोग दीर्घ प्रणाम करते हैं ना, दीर्घ प्रणाम जो करते हैं, दोनों हाथ ऊपर करके कान से सटा के आगे की ओर झुकाते हैं, उसमें है ना हम लोग आसन कर रहे हैं लेकिन आसन में भाव नहीं रखते हैं। भाव बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर हम उसको उस आसन का पूर्ण रूप से भाव लेकर के करते हैं और एक चक्र पर मन को कंसंट्रेट करके उस आसन को करते हैं तो आपको उस आसन का डबल लाभ होगा। तब आपको पता चलेगा कि इस आसन से हमारे बॉडी में जो परिवर्तन आया वो तो आया ही, आपके वृत्तियों में भी परिवर्तन आया, आपके शरीर के हर चीज में परिवर्तन आना शुरू होगा।
जैसे हम दीर्घ प्रणाम कर रहे हैं, तो दीर्घ प्रणाम के समय में आप अपने मन को त्रिकुटी पर एकाग्र करके अपने आप को समर्पण भाव के साथ समर्पित करते हैं ईश्वर के चरणों में। तो ये जो समर्पण के साथ में आप 8 टाइम कर रहे हैं और जो 8 सेकेंड रुके हुए हैं, आपका पूरा मन कॉन्सेंट्रेट है, आंख बंद किए हुए, त्रिकुटी पे आप उसको देख रहे हैं, तो उस समय आपका जो मन एकाग्रता की ओर जा रहा है, वो धीरे धीरे चंचलता को दूर करेगा। पद्मासन जो हम लगाते हैं, पद्मासन की जो पोजीशन होता है, वो पोजीशन भी एकाग्रता के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ज्ञान मुद्रा, ये जो मुद्रा होती है इस तरह, ये मुद्रा एकाग्रता के लिए बहुत ही अच्छा होता है। साथ ही साथ एक होता है वीरासन, जिसमें हम अपने पैर की उंगलियों को पीछे की ओर करके, जैसे हम लोग थर्ड लेसन करते हैं, जो मार्गी होंगे उनको पता होगा, थर्ड लेसन में हम लोग पैर की उंगलियों को पीछे करते हैं, उस पोजीशन में भी बैठने से एकाग्रता आती है। एकाग्रता के लिए बहुत अच्छा है। शशांक आसन एकाग्रता के लिए अच्छा होता है। तो कुछ आसन है जो एकाग्रता के लिए हम लोग को करना चाहिए, जिससे मन धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेट होगा, चंचलता दूर हो जाएगी। दीदी दीदी एक पूछना है। जी दादा। दीदी एक बिटिया है जिसके कान डैमेज हो गए हैं बचपन से ही, तो उसका कान का पर्दे तो खराब हो गए, तो डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है, तो उसके लिए थोड़ा सा स्पेशली बताइएगा ना। दीदी कान का, जैसे कान का पर्दा डैमेज हो गया है, उसके लिए ऑपरेशन तो एक मशीन होता है, मशीन के जरिए कान में ईयर मशीन जो लगाया जाता है, जिसके कारण आवाज तेज होकर के वो जाती है तो सुनाई देता है। लेकिन ऑपरेशन का आप डॉक्टर बोले हैं तो ये नहीं है। लेकिन ये चूंकि नस का जो प्रॉब्लम होता है, नस सूख गई, तो इसका सूखा हुआ नस का फिर से खुलना ये इलाज में नहीं होता है, लेकिन हम आसन के द्वारा इसको ठीक कर सकते हैं, नस को खोल सकते हैं। जैसे मैं बताई शशांक आसन, साथ ही इंद्र मुद्रा बताई हूँ, एक्यूप्रेशर बताई हूँ, इसको रेगुलर करते रहिए आप। ये जो मैं बताई थी अकवन का पत्ता सेक करके, जो उसको सेक करके घी में सेक करके अच्छे से, पहले घी लगा दिए दोनों तरफ, उसको आग पर सेके, अच्छे से पक जाता है तो उसका रस निकाल के गुनगुना गुनगुना कान में डालने से धीरे धीरे बधिरता दूर होती है। साथ ही साथ गौमूत्र भी बधिरता को दूर करता है। तो इसमें से जो भी आपको उपलब्ध हो जाए उसको करिए। आप उसको पहले करके देखिए, कम से कम लगातार 1 माह तक करके देखिए, फर्क आपको पता चलेगा तो ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि लंबे समय से जो नसें सूखी हुई है, हम चाहेंगे जादू की तरह एक दिन में वो ठीक हो जाए तो नहीं होगा। तो उसके लिए लंबा समय चाहिए, पेशेंस चाहिए। 1 माह तक आप लगातार कीजिए, तब भी कुछ असर नहीं होता है, तब आप ऑपरेट करवाइए। ओके, ठीक है। एक बार इंद्र मुद्रा बताएंगे दीदी? हाँ, इंद्र मुद्रा में ये जो हमारी छोटी उंगली है, अंगूठा से टच करना है और ये इन तीनों उंगली को आपस में सटा लेना है। जी 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 जी, ठीक है। और हाथ आपका एकदम तना हुआ रहता है, दोनों हाथ से करना है और हाथ एकदम तान करके बैठेंगे और लेट करके भी इस मुद्रा को करना है। जैसे रात को हम बेड पर सोने के लिए गए तो आपका मन कान को देख रहा है और आप पूर्ण रूप से इस मुद्रा में लेटे हुए हैं शवासन में। मन को जैसे हमारा जब हम लेटते हैं रात को सोते समय, तो उस समय अगर हमारा जो बीमारी का जो पॉइंट होता है, उस पॉइंट पर, एक्यूरेट पॉइंट पर अगर हम मन को कॉन्सेंट्रेट करते हैं, उसके साथ में वो हस्त मुद्रा करते हैं, तो उसका लाभ जल्दी मिलता है। 5 मिनट तक इस मुद्रा को करते रहना है। जैसे हम बेड पर गए, लेटे शवासन में लेट गए और वही हाथ के पोजीशन में एकदम आंख बंद करके एक्यूरेट पॉइंट, मान लीजिए आपको पेट में प्रॉब्लम हो रही है, तो पेट के उस एक्यूरेट दर्द वाले पॉइंट पर मन को कॉन्सेंट्रेट किए। अगर जिनके पास इष्ट मंत्र है, इष्ट मंत्र का जाप करते रहेंगे। किसी के पास इष्ट मंत्र नहीं है
तो ओम का जाप करेंगे। जिस ईश्वर पर मन एकाग्र है, जिसका वो ध्यान करते, उस ईश्वर का ध्यान करते हुए मंत्र श्वास के द्वारा उस ओम पर आघात करते रहते हैं, तो हमें अच्छा लाभ मिलता है। ओके, ठीक है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। किसी के मन में और कोई सवाल है? आज हम लोग फास्टिंग ब्रेक किए हुए हैं, तो हम लोग क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। सभी को नमस्कार। नमस्कार दी, थैंक यू दी। नमस्कार। नमस्कार दीदी। नमस्कार। अभी जो रिकॉर्डिंग हो रहा है ना मैडम जी, वो अपना लिबरेशन में डाल दीजिए ना, यानी कि वापस सुनना आएगा हमें। जी, इसको ग्रुप में डाल दीजिएगा दीदी। जी, और मैं कल आप लोग के पास में तो आज ही आ जाएगा इसका रिकॉर्डिंग। मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करके भेजूंगी। यूट्यूब चैनल हमारा जो AM योगा फॉर लिबरेशन जो यूट्यूब चैनल है, उस पर मैं इसको डालूंगी। और लेकिन चूंकि ये क्लास है, तो क्लास में अनलिमिटेड टाइम हमारे पास रहता है। यूट्यूब पे हम एक लिमिट में ही वीडियो डाल सकते हैं, तो पूरा चीज हम उसमें नहीं डाल पाते हैं। तो ये जितनी चीजें बताई आपको इस रिकॉर्डिंग से मिलेगी, और कुछ टिप्स जो है उसको आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। ठीक, अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। AM योगा फॉर लिबरेशन हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है। अच्छा, AM योगा। हाँ, AM योगा फॉर लिबरेशन। कुछ नाम AM योगा फॉर लिबरेशन। उसका वो लिंक वगैरह कुछ होगा दीदी? हाँ दीदी, आप अपना ना फोन नंबर, जो लोग नए जुड़े हुए हैं, चैट बॉक्स में अपना फोन नंबर दे दीजिए। मैं आप लोग को योगा फॉर लिबरेशन ग्रुप में जोड़ देती हूँ। ओके। अभी चैट बॉक्स में आप लोग सबको अपना नंबर दे दीजिएगा, नए लोग, ताकि उसको मैं ना फोटो खींच करके उसको सेव कर लूंगी और उसको मैं डाल दूंगी ग्रुप में। जी। पंकज दादा, विजया दीदी नहीं है क्या? ठीक है, आप लोग चैट बॉक्स में डालिए, मैं ये कर रही हूँ, फोटो खींच ले रही हूँ। जी, डाला है। नहीं, अभी तक तो किसी का नहीं आया। सेंड नहीं हो पा रही। अच्छा, अपने नाम के साथ डाल दीजिएगा दीदी। जी, नाम भी डाला है, या फिर आप नोट कर देंगे क्या? हाँ, तो बोलिए दीदी। 921 3238 3238 992। क्या नाम हुआ दीदी आपका? मीना रमन। कहाँ से दीदी? रोहिणी, दिल्ली से। ओके, और कोई है जो नए जुड़े हैं क्लास में? और किसी का नंबर जोड़ना है योगा फॉर लिबरेशन ग्रुप में? ठीक है, मैं आपको देती हूँ क्लास में। ये जो चालते की कोण होतं ते? कोई कुछ बोल रहे हैं?
चलिए हम लोग फिर अगले क्लास में मिलते हैं अगले रविवार को। सभी को नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। बहुत धन्यवाद। आचार्य जी को भी नमस्कार। नमस्कार सभी को नमस्कार। आचार्य जी को नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार दीदी।